हेलो बच्चों, लास्ट डे हमने टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स एंड साइंस का जो हमने लेबोरेटरी मेथड के बारे में डिस्कस किया था, आज हम उसी को आगे लेके चलेंगे। देखो बच्चों, लेबोरेटरी मेथड क्या है, प्रयोगशाला विधि क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, गणित और विज्ञान के जो तथ्य होते हैं, नियम होते हैं, उनका ज्ञान कहाँ पर अर्जित करते हैं, हम प्रयोगशाला में अर्जित करते हैं। मीन्स कि हम जो भी हम काम करेंगे वो क्या करेंगे, हम लेबोरेटरी में ही करेंगे। मतलब जो पहले से विज्ञान और गणित के जो तथ्य होते हैं, जो नियम होते हैं या जो लॉज एंड प्रिंसिपल जो बनाए गए होते हैं, उनकी सत्यता की जांच क्या करते हैं, हम लेबोरेटरी के द्वारा हम करते हैं। और इसमें जो लर्निंग बाय डूइंग का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो फॉलो होता है। मतलब इसमें सारा का सारा काम क्या करता है, बच्चा करके सीखता है, अपने हाथों से क्या करता है, बच्चा अनुभव लेता है। जैसे कि डॉक्टर कोठारी ने भी कहा था, टू लर्न साइंस इज टू डू साइंस, देयर इज नो अदर वे टू लर्निंग साइंस। मतलब वो साइंस को हम कैसे सीख सकते हैं, साइंस को हम कैसे सीख सकते हैं, उसको अनुभव करके सीख सकते हैं, उसको करके सीख सकते हैं, और इसको अर्जित करने का और कोई भी माध्यम नहीं है, ये कहा था डॉक्टर कोठारी ने। तो बच्चों, आज हम इसी टॉपिक को आगे लेके चलेंगे कि कैसे मैथमेटिक्स और साइंस को हम इस मेथड से पढ़ा सकते हैं। अगर जब हम साइंस की बात करते हैं तो देखो बच्चों, सेकेंडरी लेवल तक, मतलब सेकेंडरी लेवल तक 6th से 10 तक जो साइंस होती है स्कूलों में, वो जनरल साइंस की तरह होती है। मतलब उसमें सारे के सारे फिजिक्स, केमिस्ट्री और जीव विज्ञान से रिलेटेड जितने भी तथ्य होते हैं, सारे के सारे जनरल साइंस के तौर पर ही होते हैं। तो इन साइंस की बुक्स में हमारे पास ऐसे छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, छोटे छोटे प्रयोग होते हैं, जिनको हम बहुत ही आसान तरीके से हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास एयर से रिलेटेड टॉपिक होते हैं, जिसमें एयर प्रेशर हो गया, मोशन से रिलेटेड छोटे छोटे टॉपिक होते हैं, करंट से रिलेटेड छोटे टॉपिक होते हैं, ठीक है ना, फ्रिक्शन से रिलेटेड और सॉल्यूशन से रिलेटेड छोटे टॉपिक होते हैं, जिसमें एसिड बेसिस की बेसिक एक्सपेरिमेंट्स आ जाते हैं हमारे पास, मैग्नेट से रिलेटेड या फोर्स से रिलेटेड। तो इस तरह के अनेक ऐसे टॉपिक होते हैं जो कि मतलब आसान तरीके से कर सकते हैं। और जीव विज्ञान में भी जैसे कि स्पेसिमन इकट्ठे करने, ठीक है ना, लीव्स की कलेक्शन ऑफ लीव्स, या माइक्रोस्कोप से रिलेटेड माइक्रोस्कोप रिलेटेड छोटे छोटे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जो बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से हम स्कूल लेवल के बच्चों को करवा सकते हैं, जिससे कि बच्चों का क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण बढ़े या विज्ञान के प्रति बच्चों में रुचि जागे। इसलिए हमें इस तरह के लेबोरेटरी मेथड के द्वारा ही हमें ये टॉपिक पढ़ाने चाहिए। और जहाँ तक हम गणित की बात करते हैं बच्चों, तो गणित को हम सोचते हैं या ऐसे हम समझते हैं कि हम इसको कैसे लेबोरेटरी मेथड से पढ़ा सकते हैं, परंतु ऐसा नहीं है बच्चों। जो गणित के जो बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिनको हम लेबोरेटरी मेथड से बहुत ही आसान तरीके से हम पढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसको हम प्रयोगशाला में सिद्ध कर सकते हैं। बच्चों को हम कह सकते हैं कि आप त्रिभुजों का निर्माण करो और गत्ते पर या कार्डबोर्ड पर क्या करो, त्रिभुजों का निर्माण करो और उनको उनके कोणों की उनके कोणों को नापो और उनके योग को करके देखो। तो उनका योग किसके बराबर आता है, 180 डिग्री के बराबर आता है। तो बच्चे प्रायोगिक तरीके से ही सिद्ध कर सकते हैं कि तीनों कोणों का, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने क्षेत्रफल निकालना हो, आयत का क्षेत्रफल निकालना हो, तो हम बच्चों को कहेंगे कि डिफरेंट लंबाई और चौड़ाई की क्या करो, आयतों का निर्माण करो कार्डबोर्ड पर, ठीक है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि इफ वी हैव द रेक्टेंगल ऑफ 4 सेंटीमीटर लेंथ एंड 3 सेंटीमीटर ब्रेड्थ, हम कैसे इसका एरिया निकाल सकते हैं। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला तो ये है कि लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है ना, जो किसके बराबर होगी, 4 इंटू 3 बराबर है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। परंतु अगर हम
लेबोरेटरी मेथड से इसको करेंगे तो हम ऐसे बच्चों को कर सकते हैं कि मान लो 1 सेंटीमीटर के आप क्या बनाओ, यहाँ पर बॉक्सेस बनाओ, मतलब 1 सेंटीमीटर को इसको या 1 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग इस सारे के सारे कार्डबोर्ड पर जो उन्होंने आयत बनाई है उसको बांटो और फिर क्या करो, काउंट करो कि कितने यहाँ पर बॉक्सेस बने हैं, क्योंकि ये सेंटीमीटर का 1 सेंटीमीटर का क्या बन जाता है, ये वर्ग बन जाता है। 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर का क्या बन गया, ये वर्ग बन गया। कितने वर्ग हमारे आगे हमारे पास, ये 1 2 3 4 5 एंड 12 वर्ग आगे हमारे पास, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर के क्या आगे हमारे पास ये स्क्वायर आगे है। तो हम इस तरीके से हम बच्चों को सिखा सकते हैं कि आयत का क्षेत्रफल कैसे निकाला जा सकता है। और भी जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है, हमारे पास जैसे कि पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है ना। पाइथागोरस थ्योरम है हमारे पास, किसके बराबर होती है ये, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, मतलब कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो पाइथागोरस थ्योरम किसके बाद होती है, अगर मान लो कोई हमारे पास समकोण त्रिभुज है जिसका एक कोण क्या है, समकोण है, 90 डिग्री का है, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, हाइपोटेन्यूज बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, बेस, ये क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर बन जाएगा। तो किसके बराबर होगा, मतलब इसकी लंबाई किसके बराबर होगी, कर्ण का वर्ग बराबर है बेस का वर्ग प्लस लंब का वर्ग के बराबर होगा। तो इसको कैसे हम सिद्ध कर सकते हैं, तो देखो बच्चों, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको ऐसे सिद्ध कर सकते हैं प्रयोगशाला के माध्यम से, बच्चों को हम बोलेंगे कि मान लो 4 सेंटीमीटर का आप बेस लो, 3 सेंटीमीटर का आप लंब लो और 5 सेंटीमीटर का हमारे पास ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, हमारे पास कर्ण आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। मतलब कहने का है कि यही हमें सिद्ध करना है ना, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ये क्या है हमारे पास, क्या है, पाइथागोरस थ्योरम है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पर स्क्वायर का मतलब क्या है कि ये 5/5 का क्या है, स्क्वायर है, 4/4 का क्या है, स्क्वायर है। तो अगर 4/4 का स्क्वायर हमें बनाना है तो हम क्या करेंगे, 4/4 का क्या करेंगे हम, 4 इसका एक भुजा होगी और 4 1 सेंटीमीटर क्या होगी, इसकी दूसरी भुजा होगी। तो यहाँ पर भी हमने क्या करना है, 4 बराबर हिस्सों में इसको बांट देना है। फिर इसको बनाओ, स्क्वायर बना दो, ठीक है, 4/4 का ये स्क्वायर बन जाएगा। तो और इन लाइन को क्या करना, हमने मिलाना है, ठीक है। ये बन गया हमारे पास 4/4 का, क्या बन गया हमारे पास, एक स्क्वायर बन गया 4/4 का। और ऐसे ही 3/3 का बनाना है हमने, 3 यहाँ भी 3, तो ये बन गया हमारे पास 3/3 का एक और स्क्वायर बन गया। मतलब 3/3 का मतलब क्या है, जो 1 बॉक्स है क्या आएगा, 1 सेंटीमीटर का आएगा। तो यहाँ पर अगर हमारे पास क्या है, 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर एक भुजा है, तो सारी की सारी भुजाएं क्या होंगी, स्क्वायर में 5 सेंटीमीटर की होंगी। तो यहाँ पर भी हम इसको तिरछा बनेगा, ये 1 2 3 4, ठीक है। इसको ऐसे बन जाएगा ये, फिर हमने इसको, इनके स्क्वायर को हमने मिलाना है। अब देखो बच्चों, ये क्या बन गया हमारे पास। अब इसके माध्यम से हम इस थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। कैसे प्रूव कर सकते हैं कि 5 स्क्वायर की जब बात करते हैं तो हमने यहाँ क्या करा, 1 सेंटीमीटर के सारे कितने के स्क्वायर आ गए हमारे पास, 1/1 के स्क्वायर आ गए। तो इन स्क्वायर को काउंट करो, कितने बनेंगे स्क्वायर, कितने बनेंगे हमारे पास, 25 बनेंगे टोटल अगर इनको काउंट करते हैं। और इधर कितने बनेंगे हमारे पास,
16 बन गए, ठीक है ना, 16, और इधर कितने बन गए हमारे पास, 9 बन गए। किसके बराबर आए हमारे पास, तो 25 इज इक्वल टू 25। अगर इनको जोड़ते हैं हम तो किसके बराबर आता है, 25 के बराबर आता है। तो कहने का मतलब है बच्चों कि ऐसे हम प्रयोगशाला विधि से इस थ्योरम को सिद्ध कर सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज के जितने भी स्क्वायर होंगे वो किसके बराबर होंगे, बेस के स्क्वायर्स के बराबर होंगे प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होंगे। तो इस माध्यम से हम बच्चों को बहुत ही आसान तरीके से या बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से बच्चों को सिखा सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने पाई का मान याद करना है। पाई का मान किसके बराबर होता है, हमने पहले भी डिस्कस किया है, किसी गोलाकार क्षेत्र का या कोई वृत्त का अगर है हमारे पास तो पाई का मान किसके बराबर आता है, इज इक्वल टू वृत्त की सर्कमफ्रेंस ओवर इसका डायमीटर। तो बच्चों को हम क्या कहेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट रेडियस के क्या बनाओ, सर्कल्स बनाओ कार्डबोर्ड पे और इनको काट के देखो। काटने के बाद हम कहेंगे कि उनकी सर्कमफ्रेंस को नापो धागे की सहायता से, और जब उसका डायमीटर तो हम फाइंड आउट कर ही लेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी उनको नापा हुआ है या उसके अकॉर्डिंग हमने वृत्तों को बनाया है। तो फिर अब जब हम बच्चों को कहेंगे कि इनके जो सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का जो लेंथ है उसकी रेशो को नाप के देखो, तो उनकी सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का जो रेशो आएगा वो हमेशा किसके बराबर आएगा, 3.14 के बराबर ही आएगा। मतलब क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट साइज की अगर हम सर्कल लेते हैं, कोई 1 सेंटीमीटर का हो, कोई 2 सेंटीमीटर का हो, कोई 5 सेंटीमीटर का हो, मतलब डायमीटर का या रेडियस का, तो जब हम उनकी सर्कमफ्रेंस और उनके डायमीटर की जो लेंथ का जो रेशो लेते हैं हमेशा किसके बराबर आता है, 3.14 के बराबर आता है, जो किसके बराबर होता है, जो पाई की वैल्यू के मान के बराबर होता है। इस तरह से इसको लेबोरेटरी मेथड से समझ सकते हैं। फिर आता है जैसे कि हमारे पास फॉर एग्जांपल मेंस्ट्रुएशन की बात करते हैं, तो मेंस्ट्रुएशन में भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं। 3D आकृतियां हमारे पास ऐसी होती हैं जिसके माध्यम से हम बच्चों को उनके क्षेत्रफल या उनके आयतनों के बारे में बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर हम सिलेंडर की बात करते हैं, सिलेंडर जो होता है हमारे पास उसका आयतन क्या होता है, ठीक है, ये H है, ये R है। सिलेंडर का आयतन क्या होता है, अगर उसकी रेडियस R हो और उसकी हाइट क्या हो तो आयतन क्या हो गया, उसकी वॉल्यूम क्या होगी, पाई R² H होगी, ठीक है। परंतु अगर हम मान लो 2 सेंटीमीटर रेडियस का हमने क्या लिया है, सिलेंडर लिया है, और हाइट का लिया हमने 4 सेंटीमीटर हाइट का हमने क्या लिया है, सिलेंडर लिया है, और उसी हाइट और रेडियस का अगर हमने क्या लिया है, एक शंकु लिया है, कोण लिया है, ठीक है ना, कि उसी हाइट का 2 सेंटीमीटर रेडियस का हमने क्या लिया है और हाइट भी क्या है, बराबर है। यहाँ पर 2 सेंटीमीटर है, यहाँ पर 4 सेंटीमीटर है, यहाँ पर भी 2 सेंटीमीटर है, यहाँ पर भी 4 सेंटीमीटर है। कहने का मतलब है इनकी रेडियस और इनकी हाइट क्या है, बराबर है, 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। तो जो सिलेंडर और कोण का आयतन होता है वो आपस में इस तरह से लिखित होता है। कैसे लिखित होता है, वॉल्यूम ऑफ कोण इज इक्वल टू 1/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कोण की वॉल्यूम क्या होगी हमारे पास, 1/3 पाई R² H होगी, क्योंकि जो सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है, पाई R² H होती है, तो मतलब जो वॉल्यूम ऑफ कोण होगा वो 1/3 होगा सिलेंडर का। तो हम इसको कैसे प्रयोग के माध्यम से हम सिद्ध कर सकते हैं। कोई मान लो हमने एक सिलेंडर लिया, ठीक है ना, जिसकी रेडियस क्या है 2 सेंटीमीटर है और हाइट क्या है 4 सेंटीमीटर है। कोई होलो सिलेंडर लिया, तो अगर हम उसमें कोई मटेरियल भरेंगे, ठीक है ना, मटेरियल जैसे कि मान लो रेत हो गया, सैंड हो गया, तो उसको अगर हम भरते हैं और उसी सैंड को हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि कोण के कितने हिस्सों में आएगा। या हम ऐसे कह सकते हैं कि कोण में हम उस रेत को, उस सैंड को भरेंगे और चेक करेंगे कि सिलेंडर में उसके कितने हिस्से आते हैं, तो 3 गुना हिस्से आएंगे सिलेंडर में। मतलब कि वॉल्यूम ऑफ जो सिलेंडर होता है, यही हम इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोण। मीन्स जो सिलेंडर में जो वॉल्यूम आएगी, जो मटेरियल आएगा वो 3 गुना आएगा कोण से, ठीक है।
तो हम इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से बच्चों को ये करना सिखा सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है बच्चों हमारे पास इसकी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। मेरिट्स क्या है इस मेथड की? सबसे पहले मेरिट्स है इसकी इनकल्केशन ऑफ स्किल्स। स्किल्स से मतलब है कि ये मेथड क्या है, बच्चे में तरह तरह की स्किल्स को, कौशलों को जागृत करने में क्या है, डेवलप करने में सहायता कर सकता है। जैसे कि बहुत वेरी साइंटिफिक स्किल होती है हमारे पास, वो इस मेथड से क्या हो सकती है, डेवलप हो सकती है। साइंटिफिक स्किल होगी, लेबोरेटरी स्किल होगी, तो इस मेथड से वो डेवलप हो सकती हैं, जो कि हमें लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन या लेक्चर मेथड से या और मेथड से डेवलप नहीं हो सकती। वो बहुत ही आसान तरीके से इस मेथड से हो सकती है। दूसरा है हमारे पास साइकोलॉजिकल, क्योंकि हम जो पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि ये मेथड क्या है, मनोवैज्ञानिक है। मनोवैज्ञानिक मतलब सारे के सारे जो मूलभूत लर्निंग के प्रिंसिपल हैं, लर्निंग बाय डूइंग हो गया, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन हो गया, लर्निंग बाय एक्सपीरियंसेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइजेज, ठीक है। तो सारे के सारे लॉ क्या करती है, ये विधि बहुत ही आसान तरीके से फॉलो करती है, तो इसलिए इट इज हाईली साइकोलॉजिकल इन नेचर। फिर है यूजफुल फॉर ऑल। यूजफुल फॉर ऑल से हमारा मतलब है कि इट कंसीडर्स द इंडिविजुअल डिफरेंसेस। मतलब बच्चे के जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं उनको बच्चे की ये क्या करती है, कंसीडर करती है, उनको लेके चलती हैं। तरह तरह के बच्चे होते हैं क्लासेस में, तो वो अपनी कैपेसिटी एबिलिटीज के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, वो ग्रो करते हैं, ठीक है ना। तो ये मेथड क्या करता है, उसको फॉलो करता है। डेवलपमेंट ऑफ वेरियस वैल्यूज। वैल्यू से हमारे कहने का है कि जैसे कि ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस, सिंसियरिटी, पेशेंस, टॉलरेंस। तो ये जो साइंस की जो बेसिक वैल्यूज होती हैं, जो साइंस की नेचर होती है साइंस सब्जेक्ट की, वो सारी की सारी इस मेथड से बच्चे में क्या वैल्यूज पनपती हैं, डेवलप होती हैं। ऑनेस्टी हो गया, ट्रूथफुलनेस हो गया, सिंसियरिटी, पेशेंस, टॉलरेंस, और भी मतलब कई तरह के गुणों का इनमें विकास होता है इस मेथड से। फिर है प्रॉब्लम ऑफ डिसिप्लिन। बच्चे इस विधि के माध्यम से बच्चे अपने अपने कामों में क्या होते हैं, व्यस्त रहते हैं, बिजी रहते हैं, तो इसलिए क्लास में जो डिसिप्लिन की प्रॉब्लम आती है वो भी इस मेथड से नहीं आ पाती। तो प्रॉब्लम ऑफ डिसिप्लिन भी इससे सॉल्व हो जाती है। फिर है ऑपरेशन हीलिंग ऑफ कोऑपरेशन। बच्चे एक दूसरे से क्या करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, क्योंकि बच्चे समूह में काम करते हैं कई बार, तो इसलिए तरह तरह की सोशल वैल्यूज है हमारे पास, उसमें कोऑपरेशन भी आ जाता है, वो बच्चे में क्या होती हैं, डेवलप होती हैं इस विधि के माध्यम से। ट्रेनिंग इन साइंटिफिक मेथड। ट्रेनिंग इन साइंटिफिक मेथड से कहने का मतलब है कि ये दिस मेथड हेल्प्स द स्टूडेंट्स टू डेवलप एक्सप्लोरेशन, experimentation and to check the truthfulness of various scientific facts। बच्चे के मन को, बच्चे के माइंड को क्या करती है, ये ट्रेन्ड इन साइंटिफिक वे। बच्चों आ जाती है बात इसकी डीमेरिट्स के बारे में, मतलब इसकी अवगुण क्या है। सबसे पहले इसका अवगुण है बच्चों लैक ऑफ वेल इक्विप्ड लेबोरेटरी। मतलब वेल इक्विप्ड लेबोरेटरी की इसमें तंगी रहती है, क्योंकि हमारे पास स्कूलों में इतने सोर्सेज नहीं होते कि बच्चों के लिए अलग अलग से साइंस की, केमिस्ट्री, फिजिक्स और जीव विज्ञान की अलग अलग से क्या करें, हम लेबोरेटरी को बनाएं। तो इसलिए सबसे बड़ी ड्रॉबैक इसकी यही बन जाती है। फिर आता है नॉट यूजफुल फॉर लार्ज क्लास। लार्ज क्लास से हमारा कहने का मतलब है, मान लो क्लास हमारे पास 40 to 50 स्टूडेंट्स की है, तो उस स्थिति में भी हम ये मेथड से बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि हम इतने बच्चों को हम इस मेथड से हैंडल ही नहीं कर सकते।
टू मच बर्डन ऑन द टीचर। पर टू मच बर्डन से कहने का मतलब है टीचर पर कि इसके लिए बहुत ही स्किल्ड और एक्सपीरियंस टीचर की जरूरत होती है, जो बच्चों के लिए सारी की सारी क्या अरेंजमेंट करके दे, ठीक है ना। जो वो भी क्या हो जाती है, कई बार इसकी ड्रॉबैक्स बन जाती है। टू मच एक्सपेक्टेशन फ्रॉम स्टूडेंट्स, बच्चों से हम ज्यादा ही अपेक्षा करते हैं कि बच्चे ये काम कर लेंगे इस मेथड से, परंतु कई बार ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि बच्चे भी कई तरह के होते हैं जो कि सारे के सारे काम को बहुत ही आसान तरीके से ना कर पाए, ठीक है ना। तो ये भी इसकी ड्रॉबैक बन जाती है। कैन नॉट टॉट होल सिलेबस, इसमें भी से हम सारे के सारे सिलेबस को पढ़ाने लगे तो ये भी पॉसिबल नहीं है कि हम सारे के सारे जो हमारे पास सिलेबस है, विषय वस्तु है, इस मेथड से पढ़ा दी जाए। रिक्वायर लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी, तो ये भी क्या बन जाती है, इसकी ड्रॉबैक बन जाती है। रिक्वायर्ड लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी, बहुत ही समय और एनर्जी की इसमें जरूरत पड़ती है, जो भी कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता। तो बच्चों ये थे इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। हम मान सकते हैं कि सारे के सारे सिलेबस को, सारे के सारे टॉपिक को इस मेथड से नहीं पढ़ा सकते, परंतु फिर भी बच्चों अगर हम कुछ एक टॉपिक, ठीक है ना, या हफ्ते में ही एक दो बार बच्चों को लेबोरेटरी में ले जाएं, तो उनमें जो बेसिक स्किल हैं, जो बेसिक लेबोरेटरी स्किल हैं, और बच्चों की विषय के प्रति जो समझ है बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से क्या हो सकती है, बढ़ सकती है, और उनमें साइंटिफिक एटीट्यूड बच्चों में डेवलप हो सकता है इस मेथड से। तो इसलिए हम कह सकते हैं इट इज वेरी गुड मेथड ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स एंड साइंस। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।